आज हम अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की सीरीज़ में ही एक अगला प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे पास 6 प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। पहला लिटरल इंटरप्रिटेशन, दूसरा रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, तीसरा मिस्चिफ रूल, चौथा हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, पांचवा एक्सेप्शन इंटरप्रिटेशन और छठा एजुडेम जेनेरस। तो आज हम जो करने जा रहे हैं प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसे हम कहते हैं रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। रीजनेबल इंटरप्रिटेशन को कई बार गोल्डन इंटरप्रिटेशन या गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? गोल्ड को हम बहुत प्योर मानते हैं, तो यहाँ पर गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का हम ये मतलब भी ले सकते हैं कि एक ऐसा रूल है जो बहुत ही सही है और जो लिटरल इंटरप्रिटेशन की कमियाँ थी कुछ हद तक रीजनेबल इंटरप्रिटेशन उनको भी ठीक कर देता है। तो रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन है क्या? तो अगर हम सबसे पहले शुरू करें, तो अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि चलो आप मुझे बस ये बता दो कि आप एक लैंडलेस पर्सन हो या नहीं। हो सकता है, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि अगर आप शहर में रहते हो तो आप एक लैंडलेस पर्सन हो। तो उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ समिति वर्सेस ब्रिज किशोर, ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लैंडलेस पर्सन रेफर्स टू लैंडलेस लेबरर्स। लैंडलेस लेबरर्स का मतलब सिर्फ वो लोग जो कि खेतों पे काम तो करते हैं लेकिन उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। तो आप भी एक लैंडलेस पर्सन हो, शहरों में रह रहे हो, तो क्या उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ समिति में क्या आपको भी ज़मीन मिलनी चाहिए थी? इस समिति में ये जो हमारे चेंजेस आए थे, लैंड लॉज आए थे, उसके अकॉर्डिंग जो लैंडलेस लेबरर्स थे उनको ज़मीन देनी थी। तो क्या अगर मैं शहर में रह रही हूँ, नौकरी कर रही हूँ, मैं लैंडलेस पर्सन हूँ, तो मेरे को भी ज़मीन मिले? नहीं। तो इसीलिए कोर्ट को ये क्लियर करना पड़ा था कि लैंडलेस पर्सन का मतलब हम इसे लिटरल नहीं ले सकते। इसका मतलब वो जना है जो कि एग्रीकल्चर तो कर रहा है, खेती तो कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। और वो शहर में रहने वाला कोई भी बिजनेसमैन एक लैंडलेस लेबरर की कैटेगरी में नहीं आता और उसको ज़मीन नहीं मिलेगी। तो फिर इससे हमें ये समझ में आता है कि किसी भी रूल के इफ़ेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस या उसका क्या नतीजा होने वाला है, शब्दों से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कोर्ट को कंसिडर करना कि जो जजमेंट वो देने वाली है उसका आगे चल के क्या असर होगा। तो सिर्फ शब्दों पे ना जाकर रीजनेबल इंटरप्रिटेशन क्या करता है, उन शब्दों के पीछे मतलब ढूंढता है, उसका असर देखता है कि लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा। और जब हम वर्ड से थोड़ा सा अलग हटकर उनकी रीज़न देखते हैं, उसका असर देखते हैं कि आगे चल के ये क्या इस केस में सही है, तो इसको हम कहते हैं रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप लैंडलेस पर्सन हो और आपको भी यहाँ पर ज़मीन मिल जाएगी, तो स्टॉप, थिंक अगेन। द कोर्ट इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन यू थिंक। उसे सब समझ में आ रहा है कि कौन लैंडलेस पर्सन है और कौन नहीं। तो ये जो हमारा प्रोसेस ऑफ गोल्डन रूल है, यहाँ पे मैंने गोल्डन रूल कहा है क्योंकि रीजनेबल रूल और गोल्डन रूल दोनों एक ही होते हैं। तो ये जो है प्रिज्यूम ये करता है कि लेजिस्लेचर जो है उसका जो इंटेंशन था वो सिर्फ शब्दों से ही नहीं आ सकता। Legislature does not intend certain objects and so any interpretation leading to it deserves to be rejected। जो हमारा लेजिस्लेचर है उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो वो इंटेंड नहीं करता था, जो वो नहीं चाहता था। तो अगर हमारा लॉ हम जब उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं और हमें लगता है कि वो ऐसी ही चीज़ों का नतीजा दे रहा है, तो यहाँ पर हमें उन शब्दों को भूलकर उनसे आगे देखना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रूल को ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या रूल है, क्या इंटेंशन है जिससे कि वो लेजिस्लेचर लाया गया था। उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा कि इंटेंशन क्या था, लेजिस्लेचर क्यों लाया गया था। और एक्सटेंडिंग और रिस्ट्रिक्टिंग द स्टैचूट, और वो जो स्टैचूट है उसे या तो हमें कई बार बढ़ाना पड़ सकता है या उसे हमें रोकना पड़ सकता है।
जिससे कि जो केसेस हमारे उसमें कवर हो रहे हैं वो सही से कवर हों। जैसे भी पीछे वाला केस था तो उसमें हमने लैंडलेस पर्सन का जो मतलब है उसको रिस्ट्रिक्ट किया था, उसको छोटा किया था, उसको कम किया था, क्योंकि हर लैंडलेस पर्सन जो है वो लेबरर नहीं है, उसको ज़मीन नहीं मिलेगी। तो ऐसे केसेस हमें ढूंढने होते हैं कि क्या तो हम उसका मतलब बड़ा भी कर सकते हैं या उसका मतलब छोटा कर सकते हैं। अब रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? लॉर्ड वेंसलेडेल गोल्डन रूल। क्या है? लॉर्ड वेंसलेडे गोल्डन रूल। और ये जो है कब अप्लाई होगा? ये सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब शब्द एम्बिगुअस हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, इनकम्प्लीट हैं। ये हमने पहले किया हुआ है कि वर्ड्स जो हैं वो क्लियर नहीं है, उसका मतलब वो एक दूसरे को काटते हैं, वो एक तरह से सारे रूल्स एक साथ नहीं जाते। जैसे कि मैं कहूँ कि आपको अगर कहीं पर भी नौकरी करनी है तो आपको बैचलर्स होना ज़रूरी है, और दूसरा मैं ये कह दूँ जो 12th पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। क्योंकि अगर वो 12th पास हैं तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बैचलर्स या बीएससी नहीं हो सकती। इनकम्प्लीट कि हमें हर व्यक्ति जो है उसको 50% नंबर लाने हैं, लेकिन SC ST जो हैं उनको कम नंबर लाने हैं। अब कितने कम लाने हैं? अगर 50% है 45 लाने हैं, 48 लाने हैं, 40 लाने हैं, कितने परसेंट लाने हैं? तो ये इनकम्प्लीट है। तो जब ऐसे वर्ड्स होंगे तब भी हम लैंग्वेज को चेंज करके अपने हिसाब से इनकन्वीनियंस ना हो उसको ठीक कर सकते हैं। इसको हम लॉजिकल या फंक्शनल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हो गए: रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, लॉर्ड वेंसलेडेल्स गोल्डन रूल इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल या फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। और हमारे कोर्सेज से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, नैरो भी या ब्रॉड भी। जैसे हमने अभी पीछे देखा, हम अगर मतलब को छोटा करते हैं तो वो नैरो हो जाता है, और अगर हम किसी भी शब्द के मतलब को और बढ़ा दें तो वो बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो मैं कह दूँ लैंडलेस लेबरर और ये कंपनसेशन हो, तो इस लैंडलेस लेबर, चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रहा हो, खेतों में काम कर रहा हो, रेलवे में काम कर रहा हो, हर लैंडलेस लेबरर को कंपनसेशन मिलेगा अगर उसे ऑन ड्यूटी कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर हम उसके शब्द को ब्रॉड व्यू में देख रहे हैं। अब रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, कब हम अप्लाई करते हैं? जब लिटरल इंटरप्रिटेशन से जो नतीजा आ रहा है वो एब्सर्ड है, बिल्कुल अलग निकल के आ रहा है, उसका कोई भी रिलेशन कोई कोर्ट से नहीं है। और अगर हम सोसाइटी को ऐसा डिसीजन देंगे तो आगे जब ये प्रेसिडेंस बनेगा और जजमेंट्स आएंगे वो इसको कंसिडर करेंगे, तो आगे के लिए एक बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट होगा। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ लिटरल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं होता, हमने ये पीछे देख लिया है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। लिटरल इंटरप्रिटेशन जो लॉ मेकर है, जिस वजह से उसने वो लॉ बनाया था, वो उसको ही डिफीट कर रहा है। जिस इंटेंशन से लॉ बना था वो पर्पस सॉल्व ही नहीं हो रहा है। अब मेरे को सब्जियां सस्ती करनी थी, सस्ती क्या हो गई? पान के पत्ते। जो पान खाते हैं उनको और आराम हो गया, तो ये तो हम नहीं कर सकते। तो जो इंटेंशन था वो पूरा हो ही नहीं रहा था। कहाँ पर हम रीजनेबल इंटरप्रिटेशन को यूज़ नहीं करेंगे और हम वहाँ पर लिटरल इंटरप्रिटेशन ही यूज़ करेंगे, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। कब? जब शब्दों का मतलब एब्सर्ड या इनकंसिस्टेंट ना हो, शब्दों का एक मतलब हो, वो बिल्कुल क्लियर हो। लॉ का जो इंटेंशन है वो हमें पता ही नहीं है, ये लॉ आया क्यों था। मान लो मैं फल और सब्जियों की बात करूँ, मुझे नहीं पता ये फल और सब्जियों को क्यों कंसिडर किया जा रहा है। मैं आपसे बस ये कह दूँ कि हमारी ये सब्जियाँ हैं, इनका रीज़न क्या है। अगर हमें यही नहीं पता ये लॉ क्यों लाया गया है तो हम रीज़नेबल इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर कोई ऐसा शब्द है जिसका एक ही मतलब निकल रहा है और वो मतलब एकदम क्लियर है, तो भी हम रीज़नेबल इंटरप्रिटेशन का यूज़ नहीं करेंगे। इन तीनों ही कंडीशंस में हम सिर्फ लिटरल रूल का इंटरप्रिटेशन करेंगे और रीजनेबल। तो अब हम कुछ केसेस कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहला जो केस लेके वो है बेडफोर्ड वर्सेस बेडफोर्ड। अब इस केस में क्या हुआ था कि एक सन ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया था, एक बेटे ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया और उसके बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। उस माँ ने अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी एस्टेट की कोई भी विल नहीं बनाई थी। अब क्योंकि उसने कोई विल नहीं बनाई थी तो फिर उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो उसका जो अगला वारिस था उसी को ही मिलेगी, और उसका इकलौता बेटा ही उसका वारिस था।
अब यहाँ पर कोर्ट को क्या डिसीजन लेना था कि अगर वो लिटरल रूल के अंडर जाएगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे को ही मिलेगी। तो क्या ये सही है कि जिस बेटे ने अपनी माँ का ही मर्डर किया हो तो वो प्रॉपर्टी सारी उसको और उसी के हेयर्स को मिल जाए? ये तो एक तरह से बड़ा ही रिपग्नेंट या फिर बहुत ही रिपेलिंग सा डिसीजन हो जाएगा, और आगे के लिए भी जब डिसीजंस लिए जाएंगे कोर्ट में तो ये बहुत ही गलत एक प्रेसिडेंट सेट करेगा, और ये भी दिखाएगा कि मर्डर करने के बाद उस लड़के को ही फ़ायदा हुआ, उसे प्रॉपर्टी मिल गई। तो इसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन या लिटरल इंटरप्रिटेशन जो है वो एब्सर्ड होता, तो यहाँ पर कोर्ट ने लिटरल इंटरप्रिटेशन ना करके रीज़नेबल इंटरप्रिटेशन का यूज़ किया था। अगला जो केस है वो है ICAI वर्सेस PwC। अब यहाँ पर क्या हुआ था, काउंसिल ऑफ ICAI रेफर्ड अ कंप्लेंट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट टू डिसिप्लिनरी कमेटी। तो ICAI की जो काउंसिल थी उसने एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या एक मिसबिहेवियर का अपना केस जो था वो डिसिप्लिनरी कमेटी को दे दिया। अब रूल्स में ये कहा हुआ था कि अगर ये जो कमेटी है ये जो भी डिसीजन देगी उसके ऊपर काउंसिल दोबारा कोई इंक्वायरी नहीं कर सकती। तो अगर इस कमेटी ने कह दिया कि जिसके खिलाफ वो इंक्वायरी कर रही थी वो गिल्टी है तो इसमें काउंसिल कुछ नहीं कर सकती। तो ये तो अपने आप में उल्टा डिसीजन हो गया कि जो हायर अथॉरिटी है, मतलब ये जो काउंसिल जो हायर अथॉरिटी है वो एक कमेटी को कुछ नहीं बोल सकती और उसके डिसीजन को उसे मानना ही पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा कि ये डिसीजन सही नहीं हो सकता, हम इसे लिटरल रूल के अंडर हम इसे जजमेंट नहीं देंगे, क्योंकि जो हायर अथॉरिटी है वो किसी भी जो लोअर उससे ऑफिस है, जैसे कमेटी जो है काउंसिल के नीचे आती है, तो कमेटी जो है वो काउंसिल को ऑर्डर नहीं दे सकती। और यहाँ पर हमने रीज़नेबल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया और जजमेंट जो आया वो काउंसिल के फेवर में आया कि काउंसिल जो है ऐसे किसी भी केस में दोबारा से इंक्वायरी कर सकती है, वो कमेटी के डिसीजन से बंधी हुई नहीं है। तो ऐसे कुछ केसेस हैं जिनमें हमने ये देखा है कि रीज़नेबल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन सही नतीजे देता है, सही जजमेंट्स देता है। और तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि रीज़नेबल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो लिटरल रूल से एक स्टेप आगे है। इसमें जो भी जजमेंट्स हमारे आ रहे हैं वो आगे आने वाले केसेस के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं, एक ऐसा ट्रैक तैयार करते हैं जहाँ पर डिसीजंस जो हैं वो लॉ के स्पिरिट में और उसके नतीजों को ध्यान में रखते हुए दिए जाएं, उसका हमारी सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट होता है उसको ध्यान में रखते हुए ही दिए जाएं। तो अगर आपको मेरा ये चैनल और ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो भी फ्रेंड्स आपके हैं जिनको आप जानते हैं और वो इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, वो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ नॉलेज ज़रूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज इज़ फन ओनली व्हेन इट इज़ शेयर्ड विद एवरीवन। थैंक यू फ्रेंड्स।